हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और इस तरह आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में हम लोग मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे, यानी कि मीसोलिथिक पीरियड को पढ़ेंगे। और पीछे की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, तो हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, कंप्लीट पूरा पाषाण काल को पढ़ रखा है। लेकिन आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे का रिवीजन जरूर हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं कि कल हम लोगों ने थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था, फिर हम लोग मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। चलिए देखिए, इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। वो कौन कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को फर्दर हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे वो? देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यह 3 पीरियड है। और फिर पूरा पाषाण काल को भी हम लोगों ने आगे 3 भागों में डिवाइड कर दिया था, जो कि आरंभिक या पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये 3 कालखंड किसके हैं? तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में ये हम बांटते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल पढ़ लिए हम लोग। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। ठीक, चलिए देखिए आगे देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखिए, पूरा पाषाण काल में की हम लोगों ने जब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो 1863 में जो रॉबर्ट ब्रूस थे, इन्होंने जब मद्रास के निकट पल्लव रन से जब हस्त कुल्हाड़ी यानी हैंडेक्स की खोज की थी, तभी से पूरा पाषाण काल की मतलब की खोज से संबंधित बातें शुरू हो जाती हैं। यानी कि पूरा पाषाण काल को हम लोग तभी जानते हैं, किस कब से? 1863 से हम लोग जानते हैं। उससे पहले हम लोग इससे परिचित नहीं थे। चलिए, और इस काल का जो मानव था बेसिकली क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग करता था और साथ ही बलुआ पत्थर, लेटराइट, इन सब पत्थरों का भी यूज करता था। और इस काल में मुख्यतः क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी, किंतु बाद में शल्क उपकरणों की प्रधानता क्या हो गई? बढ़ गई। अब क्रोड उपकरण आप जानते थे कि जैसे कि ये कोई पत्थर है और इसको इस पे मतलब पत्थर से वार करके इसका ये बाहर का जो परत है इसको छोड़ा कर इसके अंदर वाला जो भाग है उससे औजार बनाया जाता था। तो उसे क्या कहा जाता था? क्रोड उपकरण। उसे क्या कहा जाने लगा? क्रोड उपकरण, इस अंदर वाले भाग के उपकरण को। ठीक, फिर देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? तो सोहन नदी घाटी था आपका। सोहन नदी घाटी बेसिकली पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। फिर मद्रास संस्कृति, मद्रास का पल्लव रन आप जानते हैं। और उसी के निकट क्या था? अतिरमपक्कम भी था। बेलन नदी घाटी मिर्ज़ापुर जिले में है, यूपी में, जो कि मेरे घर के करीब में ही मिर्ज़ापुर जो डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग मिर्ज़ापुर में ही आते हैं। और जो बेलन नदी घाटी है मेरे घर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर नेवासा जो है आपका महाराष्ट्र का फेमस एरिया है। डिडवाना गुजरात का, डिडवाना आपका राजस्थान का है। और पहलगांव कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में आता है। किसमें? बेसिकली किसमें आता है? तो लद्दाख वाले एरिया में आता है। ठीक, फिर देखिए आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो जीवन की बात करते हैं। प्रमुख जीवन कैसा था? इस काल का जो मानव था शिकारी जीवन व्यतीत करता था तथा खाद्य संग्रह की भूमिका में था। और मध्य पूरा पाषाण काल, देखिए मध्य पूरा पाषाण काल की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में हालांकि कर लिया है, लेकिन इससे संबंधित कुछ प्रमुख स्थल जो कि इम्पोर्टेंट इस वीडियो में भी बता देते हैं आपको। उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थल क्या है? चकिया है, सिगरौली है, सिगरौली बेसिन, और क्या है? बेलन घाटी, बेलन नदी की घाटी। ये सब क्या है? फेमस है। किसमें? मध्य पूरा पाषाण काल में। बेसिकली आप पूरा पाषाण की बात करें, कंप्लीट पूरा पाषाण काल, तो उसका फेमस एरिया कौन सा आता है? देखिए, एक तो आपका आ जाएगा सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी का भी एरिया आता है इसमें। पल्लव रन आ जाता है आपका, और जो कश्मीर का एरिया है लद्दाख वाला वो भी आ जाता है। और ये सब कुछ प्रमुख स्थल हैं। और आपका एक और भीमबेटका जो है ये भी आ जाता है। यहाँ पे चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। तो इतना ही लगभग पिछले वीडियो हम लोगों ने आपको बताया था। और कुछ जीवन था जो आपने पिछले वीडियो में देखा हो तो आपको वो काफ़ी सरल था, याद होगा। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज के वीडियो में हम लोग
बेसिकली पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य पाषाण काल। और देखिए एक बार बता दें कि अभी वैसा कोई खास डेट मैंने आपको युग का बताया नहीं है बांट के कि कैसे कैसे मतलब कि काल विभाजन हुआ है, ये सब मैंने आपको बताया नहीं है। लेकिन एक अलग वीडियो में मैंने आपको बता दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा काल कहाँ से कहाँ तक मान्य है। ठीक, तो अगर मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ठीक, देखिए बात करें अगर हम लोग कि मध्य पाषाण काल की खोज की, किसकी बात करेंगे? मध्य पाषाण काल के खोज की बात करते हैं तब इस काल की अगर जानकारी की हम बात करें तो सर्वप्रथम कब हुआ? 1867 में हुआ। कब हुआ? 1867 में इस काल का खोज हुआ, यानी कि इस काल की जानकारी हुई हमें। कब, कैसे? जब सीएल कार्लाइल, कौन थे? सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरणों की खोज की। विंध्य क्षेत्र मतलब क्या है? बेसिकली आपने सुना होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी को जानते हैं, बेसिकली ये कहाँ पे है? तो एमपी और यूपी के मध्य में है। कहाँ पे है? तो एमपी और यूपी के मध्य वाले एरिया में है ये। बेसिकली जो विंध्य पर्वत है आपका इस तरीके से है, जिसमें एमपी और यूपी में ये फैला हुआ है। ठीक, तो क्या हुआ कि विंध्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, ये कौन कौन से आपका एमपी और यूपी में फैला है विंध्य पर्वत, तो इसी के आसपास के एरिया में कहाँ हुआ? खोज हुआ। किसने किया? सीएल कार्लाइल ने। इन्होंने यहाँ पे लघु पाषाण के उपकरण की खोज की और इस काल के जो औजार थे वो पूरा पाषाण काल, किस काल से? तो पूरा पाषाण काल के जो औजार बनाए जाते थे इस काल के औजार की तुलना में, आपका जो पूरा पाषाण की तुलना में मध्य पाषाण काल के औजार क्या हुए? अपेक्षाकृत छोटे बने हुए थे। इस कारण से इस काल को माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया। और फिर इस काल के उत्पत्ति की बात करें तो जो उच्च पूरा पाषाण काल है आपका वो 9000 ईसा पूर्व तक चलता है। कहाँ तक चलता है? 9000 ईसा पूर्व तक के आसपास चलता है। फिर इसके बाद से उच्च पूरा पाषाण काल का अंत हुआ और मध्य पाषाण काल की क्या हुई? शुरुआत हुई। क्या हुई? शुरुआत हुई है। तो इस काल में क्या हुआ कि जलवायु में जो परिवर्तन है स्पष्ट नजर आने लगी थी। क्या हुआ था? जलवायु में परिवर्तन, एक मिनट थोड़ा सा, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। देखिए चलिए अभी देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि उच्च पूरा पाषाण जो है आपका वो कहाँ से कहाँ तक चला था? एक मिनट, यहीं पर हम लोग थे ना। देख लेते हैं वीडियो स्टार्ट है। हाँ वीडियो तो स्टार्ट है। चलिए देखिए उच्च जो पूरा पाषाण काल है इसका अंत कब हुआ? 9000 ईसा पूर्व के आसपास अंत हो गया। तो इसके साथ ही उच्च पूरा पाषाण काल के साथ ही किसका अंत हो गया? हिम युग का अंत हो गया, यानी कि जो ठंडी जलवायु थी उसका अंत हो गया। फिर क्या हुआ कि जो आपका अगला युग है उसको क्या कहा गया? होलोसीन युग। अगले काल को क्या कहा गया? होलोसीन युग। ये बेसिकली ज्योग्राफिकल वर्ड है। होलोसीन क्या है? ज्योग्राफिकल वर्ड है। इसमें जलवायु में परिवर्तन क्या हुआ? स्पष्ट नजर आने लगी थी, यानी जलवायु जो है अपेक्षाकृत गर्म होने लगी थी। इसी कारण से जलवायु जब गर्म हुई और मौसम क्या हुआ? शुष्क हुआ। तो क्या हुआ? पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के शरीर में भी यानी उनके बनावट में भी क्या हुआ? परिवर्तन होने लगा। इससे क्या हुआ? मानव के लिए नए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। और देखिए इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? सबसे उपलब्धि थी इस काल में होमो सेपियंस मानव का विकास। किसका विकास था? होमो सेपियंस मानव का विकास। ये क्या है? इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। और
इस काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक, यही क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास किस काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में। और इस प्रक्षेपास्त्र तकनीक के विकास के कारण ही आगे चल के तीर कमान का आविष्कार हुआ। किस काल में, मध्य पाषाण काल में तीर कमान का आविष्कार हुआ। और इस काल के अगर प्रमुख औजारों की हम लोग बात करें, प्रमुख औजार, प्रमुख उपकरण कौन कौन से थे, तो ब्लेड हो जाता है आपका, फलक, खुरचनी, ये क्या है, प्रमुख उपकरण हैं, ब्लेड, फलक और खुरचनी। और खास बात बता दें, जो जॉन लुबॉक थे, इन्होंने इस काल को नहीं माना था। क्यों नहीं माना था, क्योंकि प्रारंभ में इन्होंने जब इतिहास को डिवाइड किया था, प्रागैतिहासिक काल को जब डिवाइड किया था, केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक आपका पूरा पाषाण काल में और एक नव पाषाण काल में। पूरा पाषाण और नव पाषाण काल, यही 2 पार्ट में उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था। ठीक, पूरा पाषाण और नव पाषाण काल में डिवाइड करा। और इन्होंने उस समय मध्य पाषाण काल को कोई स्थान नहीं दिया, लेकिन बाद में चल के नव पाषाण, जो मध्य पाषाण है आपका, जो मध्य है, इसको पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच एक संक्रमण काल की भूमिका में रखा गया। यानी कि पूरा पाषाण काल का जो कुछ विशेषता होगा वो इसमें कॉमन होगा, और कुछ नव पाषाण काल की विशेषता होगी जो कि मध्य पाषाण काल में कॉमन होगी। यानी कि मध्य पाषाण क्या था, पूरा पाषाण काल, और नव पाषाण काल का कॉमन कौन होगा, मध्य पाषाण काल। बेसिकली यही है ये, ठीक है। अतः इसे संक्रमण काल के रूप में क्या किया गया, भूमिका दिया गया, संक्रमण काल के रूप में इसे माना गया। और हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं। क्या है, मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रमुख उपकरण की बात कर लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान में तिलवाड़ा है बेसिकली, और बागोर। तिलवाड़ा तथा बागोर ये कहाँ के हैं स्थल, राजस्थान का, जिसमें से बागोर जो है आपका सबसे बड़ा स्थल पाया गया है भारत में। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक स्थल कौन सा है, बागोर है। और यहाँ पर 1968 से लेकर 1970 तक बीएन मिश्र के द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया। यहाँ पर तीनों सांस्कृतिक अवस्था, एक मिनट, देखिए सांस्कृतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग इसी को बात कर रहे थे। किसको हम लोग बात करते थे, सांस्कृतिक अवस्था। इसका मतलब क्या है कि ये 3 सांस्कृतिक अवस्था ना, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ऊपर तो नव पाषाण काल के साक्ष्य मिलेंगे, फिर कुछ दूरी खनेंगे, कुछ नीचे और खनेंगे तो हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलेंगे, और नीचे जब हम खनेंगे तो हमें पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलेंगे। यानी कि क्रम से, एक सांस्कृतिक रूप से हमें क्या मिलेंगे, साक्ष्य मिलते हैं। इस तरह से बागोर में मिलता है साक्ष्य, ठीक। और देखिए क्या है, गुजरात में अगर बात किया जाए तो गुजरात में अक्खज, बलसाना, हीरपुर तथा लंघनाज, ये प्रमुख 4 स्थल हैं, जिसमें से लंघनाज जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो है माइक्रोलिथ उपकरण पाए गए हैं। कौन से उपकरण, माइक्रोलिथ, लघु पाषाण के उपकरण पाए गए हैं। और यहीं पर पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान तथा मिट्टी के बर्तन क्या क्या और पाए गए हैं, पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान, मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। और यहाँ पर 14 मानव के कंकाल पाए गए हैं। 14 मानव के कंकाल पाए कहाँ गए हैं, लंघनाज में। कहाँ पाए गए हैं, लंघनाज में मानव के 14 कंकाल पाए गए हैं। और देखिए अगला क्या है, उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में देखिए 2 ही स्थान हैं फेमस। कौन कौन सा, सराय नाहर राय तथा महदहा। कौन कौन सा है, सराय नाहर राय तथा महदहा। जिसमें से सराय नाहर राय की बात करें तो यह क्या है, सबसे प्राचीन स्थल है, सबसे प्राचीन स्थल है। और यह मध्य पाषाण काल में पाया गया था। सराय नाहर राय की बात करें तो यहाँ पर कब्र मिला है और मानव का कंकाल मिला है। और जो यह कंकाल मिला है यह कैसी अवस्था में है, टूटी बिखरी अवस्था में, यानी छत बिछत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिससे मानवीय आक्रमण के अथवा युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं।
कैसे साक्ष्य मिलते हैं? प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं और यहीं पर समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। समाधान का मतलब क्या है कि इंसान जब मर जाता है तो उसको दफनाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? समाधान। और इस समाधान में क्या है बेसिकली कि जो दफनाया गया है कंकाल, उसका सिर जो है पश्चिम की ओर, सिर किधर ओर है? पश्चिम ओर है, और जो उसका पैर है वो किधर है? तो पूरब की ओर। कुछ इस टाइप से कि इधर मान लीजिए सिर हो गया और इधर पैर हो गया, इस तरह से दफनाया गया है। और हम बात करते हैं महदाह की, तो महदाह जो है बेसिकली यहाँ से मृग के सिंह, किसके? मृग के सिंह के छल्लों की माला, जो मृग होता है उसके सिंह के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण तथा युगल समाधान, समाधान है बेसिकली ये। समाधान मतलब क्या होता है? युगल समाधान मतलब दो कंकालों को एक साथ दफनाया गया है। यह जो युगल समाधान है, इससे सती प्रथा के साक्ष्य भी मान सकते हैं, ठीक। लेकिन इससे कोई प्रमाणित यह नहीं होता कि सती प्रथा था उस समय। और देखिए, अब हम लोग बात करते हैं पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल में प्रमुख अंतर के स्थलों की हम लोगों ने चर्चा कर लिया, ठीक। जो प्रमुख स्थल हैं मध्य पाषाण काल के, कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं? एक बार फिर से देख लीजिए स्थल आप लोग। राजस्थान का है तिलवाड़ा और बागोर, जिसमें से बागोर क्या है? सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम। यहाँ पर तीनों सांस्कृतिक स्थल पाए गए हैं। इसकी खनन कब से हुआ? 1968 से 70 के बीच में BN मिश्र के द्वारा करवाया गया बागोर की खनन। और गुजरात में बात करें तो अखज, बलसाना, हीरपुर तथा लंघनाज। अखज, बलसाना, हीरपुर और लंघनाज, जिसमें से लंघनाज क्या है आपका? इंपॉर्टेंट हो रखता है। यहाँ पर क्या मिला है? तो लघु पाषाण काल के उपकरण और क्या है? पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान और मिट्टी के बर्तन। और यहीं पर क्या पाया गया है? बेसिकली 14 मानव कंकाल पाया गया है। कहाँ पे? लंघनाज में। और कुछ प्रमुख स्थल यूपी में है, जो कि कहाँ है? सराय नहार राय और महदाह। क्या क्या है? सराय नहार राय तथा महदाह, जिसमें से सराय नहार राय क्या है आपका? सबसे प्राचीन स्थल है। सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? सराय नहार राय। और मध्य पाषाण काल में यह पाया गया था, आपको पता है। सब सराय नहार राय की कुछ अलग विशेषताएं हैं, जो कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर कब्र के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? सराय नहार राय में। और मानव कंकाल भी पाए गए हैं। क्या पाया गया है? मानव कंकाल। यह जो मानव कंकाल था टूटा बिखरा पड़ा था, टूटा फूटा हुआ था, अर्थात क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा था, जिससे कि हमें प्राचीनतम युद्ध अथवा आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। मानवीय आक्रमण अथवा युद्ध के भी साक्ष्य यही होता है। इसे क्या हम लोग मानते हैं? युद्ध का साक्ष्य भी हो सकता है। और जो आपका सराय नहार राय है एरिया, वहाँ पर समाधान के भी साक्ष्य पाए गए हैं। किसके साक्ष्य? समाधान के साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं? सराय नहार राय में। इस समाधान में जो मनुष्य दफनाया गया है, उसका सिर पश्चिम की ओर तथा पैर पूरब की ओर था। और महदाह की बात करें तो यहाँ से मृग सिंह के छल्लों की माला, हड्डियों के आभूषण तथा युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब क्या होता है? दो लोगों को एक साथ दफनाया जाना, ठीक। अगले स्थानों की बात करते हैं कि देखिए, हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं, ठीक। अब देखिए, हम लोग पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को अलग अलग बांटेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या उनकी विशेषताएं रही है, ठीक, और किस किस आधार पर ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। इस काल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उपकरणों की बात करें तो यहाँ पर पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे। किसके उपकरण? पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे। और ये उपकरण कैसे होते थे? बड़े होते थे। कैसे उपकरण होते थे? बड़े होते थे। और बाद में धीरे धीरे हड्डी के भी उपकरण प्रचलन में आए।
हड्डी के उपकरण क्या हुए, प्रचलन में आए। और वही मध्य पाषाण काल के उपकरणों की बात की जाए तो यहाँ पर भी पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे और बाद में चल के हड्डी के भी उपकरण बन रहे थे इस काल में मुख्य रूप से। और इस काल के जो उपकरण हैं वो क्या हो गए, छोटे हो गए, लगभग 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक के छोटे हो गए। इस कारण से इसे क्या कहा गया था, माइक्रोलिथ कहा गया था। किसे, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा गया। और जो आपका पूरा पाषाण है इसी का कहा जाता था, बड़े उपकरण होने के कारण से मेगालिथ कहा जाता था, मेगालिथ। ठीक, उपकरणों के आधार पर तो ये प्रमुख हो गया। और देखिए अगला बात करें कि मानव कैसा रहता था इस काल का, मानव कैसा था। तो इस काल की बात करें मानव की तो मानव मुख्यतः कैसा था, शिकारी। जो मानव था वो शिकारी था, शिकार करता था मुख्यतः बड़े पशुओं का, मुख्यतः बड़े पशुओं का शिकार करता था मानव। और वह खाद्य संग्राहक था। क्या था वो, खाद्य संग्राहक था। और मध्य पाषाण काल की बात की, मानव की बात करें हम लोग तो इस काल का मानव भी मुख्यतः शिकारी था, लेकिन उसके शिकार की तकनीक में क्या हुआ, परिवर्तन आया। कैसे, अभी हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कहीं कि इस काल में मानव ने क्या तकनीक विकसित कर लिया था, प्रक्षेपास्त्र यानी तीर कमान का क्या हुआ गया था, आविष्कार हुआ था। इससे क्या हुआ कि मानव अब केवल बड़े पशुओं को नहीं बल्कि वह छोटे पशुओं एवं पक्षियों, मछलियों का भी शिकार कर रहा था। ठीक, इस काल का मानव बड़े पशुओं के साथ साथ छोटे पशुओं का भी क्या कर रहा था, शिकार कर रहा था। और वह प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था, जिसे तीर कमान का आविष्कार हुआ। इससे क्या हो गया कि छोटे पशु आप जानते होंगे कि जैसे हिरन हो गया बेसिकली। इसको पकड़ना क्या था, जल्दी पकड़ा नहीं पाते थे। इस कारण से जब तीर कमान मनुष्य के आविष्कार किया आदि मानव ने तो वह क्या, दूर से चुपके से निशाना लगा सकता था मृगों पर, लेकिन उसे सामने से पकड़ना लगभग नामुमकिन हो सकता था। ठीक, और देखिए एक प्रमुख बात आपको बता दें आग की। किसका हम लोग बात करते हैं, आग की बात करें अगर, कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ और इसका उपयोग किस काल में ज़्यादा होने लगा। आग के आविष्कार की बात करें यानी आग के ज्ञान की पहले हम बात करेंगे तो जो आग का ज्ञान है वो पूरा पाषाण काल में प्राप्त हो गया था। किस काल में, पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो था आग का ज्ञान प्राप्त उसे था पूरा पाषाण काल में, लेकिन वह प्रयोग नहीं जानता था। प्रयोग क्या करता था, नहीं जानता था। फिर मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि ज्ञान तो उसे पूरा पाषाण काल से ही था, लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव जो था अग्नि का प्रयोग जान गया। अग्नि का प्रयोग क्या किया, जान गया। अगर प्रमुख आग के प्रमुख साक्ष्य की बात करें तो एक स्थल है गुजरात का लंघनाज। लंघनाज कहाँ है, गुजरात में। पिछले स्लाइड में आपको मैंने बताया था लंघनाज के बारे में। लंघनाज जो गुजरात का एरिया है, यहाँ से कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं। किसका, गर्त चूल्हा का, गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। और इस गर्त चूल्हे में जली हुई हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और एक स्थल और है यूपी का सराय नहार राय और महदहा। क्या है, सराय नहार राय और महदहा, महदहा। ठीक, ये जो एरिया है यहाँ से भी क्या हुए हैं, गर्त चूल्हे के गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कुछ आग से संबंधित प्रमुख बातें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। तो बात करते हैं कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। आग का मनुष्य जानकारी किस काल में प्राप्त किया, तो पूरा पाषाण काल में आग से परिचित हो गया था मानव। और मध्य पाषाण काल में आते आते मनुष्य जो था आग का उपयोग करना सीख गया था। और प्रमुख स्थल कौन से हैं, लंघनाज, सराय नहार राय और महदहा। ये क्या है, प्रमुख स्थल हैं। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख अंतर था। और सवाधान की बात करते हो, सवाधान जो है आपका पूरा पाषाण काल में भी मिलता है और किस काल में, मध्य पाषाण काल में भी
समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, दोनों में समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। और मृदभांड की बात करें तो मृदभांड जो है लगभग पूरा पाषाण काल में न तो था और न ही मध्य पाषाण काल में था। अब चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। तो आग की देखिए अभी बात की गई है यहाँ पे, तो हमने पिछले स्लाइड में बताया था आपको। समाधान की बात करें एक मिनट, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया था पिछले समाधान को लेकर, समाधान को। ठीक, देखिए जो पूरा पाषाण काल है उस समय समाधान नहीं होता था, सॉरी नहीं होता था समाधान ना। ठीक, यानी कि पूरा पाषाण काल में समाधान नहीं होता था, जबकि मध्य पाषाण काल में समाधान होने लगा था। अतः जो समाधान है यह मध्य पाषाण काल की क्या थी, प्रमुख विशेषता थी। और समाधान आप जानते हैं मनुष्य को इसमें कुछ वस्तुओं को भी दफना दिया था, यानी एक तरह से कब्र बनाया जाता था और उसमें मनुष्य के शरीर को और कुछ वस्तुओं को भी दफना दिया जाता था। कभी कभी मनुष्य के साथ उसके पालतू पशुओं को भी दफना दिया जाता था, यह सोचकर कि जो इसे दफना दिया जा रहा है वह पशुओं को अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करेगा। और देखिए मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल भी आपको बताए गए हैं। गुजरात का लंघनाज बताया गया है। और देखिए कुछ प्रमुख स्थल बच गए हैं शायद, हाँ ये देखिए कुछ प्रमुख है। भीमबेटका वाला, एक मिनट सॉरी, देखिए भीमबेटका क्या है आपका, मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल। भीमबेटका भी मध्य पाषाण काल में भी था और पूरा पाषाण काल से भी संबंधित है। और आदमगढ़, ये सॉरी आजमगढ़ यहाँ पे प्रिंट हुआ है लेकिन ये आदमगढ़ था। यहाँ पर 25,000 सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए हैं, माइक्रोलिथ के उपकरण। ठीक, और उत्तर प्रदेश सराय नहर राह की बात करें तो यह प्रारंभिक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और यहाँ पर जो मानव कंकाल मिले हैं टूटे बिखरे पड़े हैं, इसकी तो हम लोग पिछले ही स्लाइड में चर्चा किया है। ये जो यहाँ पर 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, जिससे सामूहिक रहन सहन का साक्ष्य प्राप्त होता है। क्योंकि जहाँ जहाँ एक जगह पर 8 गर्त चूल्हे का मतलब क्या, वहाँ कई लोग ग्रुप बना कर रहते होंगे। ठीक, और कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि बेलन घाटी की हैं। देखिए बेलन घाटी की चौपानी मांडू की बात करें, चौपानी मांडू ये जो स्थल है यहाँ से मध्य पाषाण काल के मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, चौपानी मांडू से क्या प्राप्त हुआ है, मृदभांड के साक्ष्य। बेसिकली यह मध्य पाषाण काल की बात है। और देखिए मध्य पाषाण काल के जीवन की बात करें, मध्य पाषाण काल का जीवन कैसा था। तो मध्य पाषाण काल का जो मानव था वह शिकारी होता था, खाद्य संग्राहक, मैंने बताया है अभी आपको। और शिकार की तकनीक में क्या हुआ है, बदलाव हुआ इस काल में। यानी कि पूरा पाषाण काल का मानव कुछ अलग टाइप से था, इस काल का मानव कुछ अलग हुआ। उसने शिकार की तकनीक में क्या किया, कुछ बदलाव किया। जैसे कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक का आविष्कार हो ही गया था, तो आगे चलकर तीर व कमान का आविष्कार किया मानव ने। इस आविष्कार के चलते क्या हुआ, छोटे पशुओं का शिकार आसान हो गया और मछलियां पकड़ना ये सब भी क्या हुए, उसके मानव के प्रमुख गुण हो गए। और समाधान पद्धति थी, आप जानते थे। भीमबेटका चित्रकला का साक्ष्य भीमबेटका से और आदमगढ़ मिर्जापुर से भी चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे नव पाषाण काल की। तो अभी हम लोग वीडियो को पॉज करेंगे और बात करेंगे नव पाषाण काल की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो तब तक टाटा, गुड बाय, टेक केयर।